हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसका थर्ड पार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन प्रोवाइड किया था और आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया भी था कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ये है सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है FeCl6 का होल -3, ठीक है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये टोटल पूरा 26 है, ठीक है। अब हमें दिया है -3, तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे 26 में से, तो 23 हो जाएगा। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो 4s2 है ये कम हो चुका है और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो ये बन जाएगा 3d5, ठीक है। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो 5, और जो 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो फुलफिल हो चुके हैं। हमारे पास अगर 6 होते तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते, फिर उसके बाद हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल करते, ठीक है। तो T2Z में हमारे पास 3 हो गए और इसी में हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद म्यू इफेक्ट का फॉर्मूला होता है √n × n+2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। n × n+2 यानी कि 5 × 5+2 Bm, ये हो जाएगा हमारे पास √35। और अगर हम इसको रूट से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5.89 Bm। इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम इसके आगे के नोट्स देखते हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन अन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड H इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय कापा। ये जो आप लोग साइन देख रहे हैं ये कप्पा का साइन है, ठीक है, इसको कापा बोलते हैं। इट इज़ गिवन एज फॉलोज, कप्पा इज इक्वल टू I/H। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट करेंगे, वेयर I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। I इज इक्वल टू μ/v, यानी कि म्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और v हो गया वॉल्यूम। देन तो कप्पा इज इक्वल टू I की जगह हम पुट करेंगे μ/v, तो μ/h इंटू v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है I/h और I इज इक्वल टू होता है μ/v, तो हमने लिख दिया μ/v और इंटू में h हमारे पहले से था, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। कप्पा इज ऑल्सो नॉन एज वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। यहाँ पर आप लोग ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसको हम नॉन एज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये नॉन एज की। सिमिलरली ग्राम मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी, इसको हम काई जी बोलते हैं, ये जो साइन है इसको काई बोलते हैं। इज मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी पर ग्राम ऑफ मटेरियल इट इज गिवन एज फॉलोज। काई जी का फॉर्मूला होता है κ/d। कापा का फॉर्मूला होता है μ/h इंटू v। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था। काई जी इज इक्वल टू μ/d इंटू h इंटू v, वेयर d इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मोलर मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी xm इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। इट इज गिवन एज फॉलो, xm इज इक्वल टू काई जी इंटू m इंटू m मोलर मास, ठीक है। xm इज इक्वल टू काई जी का फॉर्मूला रख दिया μ/h इंटू v इंटू डी और इंटू में mm, वेयर mm इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर ये है नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड विच आर गिवन बिलो। नंबर फर्स्ट पर है क्विंग्स मेथड, सेकंड है गाउस मेथड्स, थर्ड है फैराडेज मेथड और फोर्थ है इवंस NMR मेथड। आप लोगों का इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडे और इवंस NMR मेथड। इन दोनों पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में
और क्विंस मेथड पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर गॉस मेथड पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो नंबर फर्स्ट है क्विंस मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। इस मेथड का हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम मेजरमेंट कर पाएँ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का ऑफ ए सॉल्यूशन और गैस, जो कि सॉल्यूशन और गैस में होता है। इन दिस मेथड अ कॉलम ऑफ लिक्विड इज सब्जेक्ट टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H। सो ये इसका डायग्राम है, ये हो गया ओरिजिनल मेनिस्कस, ठीक है। यहाँ पर हमारा N पोल है, यहाँ पर S पोल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट H है, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक पोल, ठीक है। सो ये क्विंस मेथड का डायग्राम हो गया, और इस डायग्राम पर बेस्ड इसकी थ्योरी दी गई है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन देन द लेवल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरीज ऑफ लिक्विड इज पैरामैग्नेटिक। इफ लिक्विड इज डायमैग्नेटिक देन लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स डाउन इन कैपिलरी। इक्वेशन है हमारे पास K1 इज इक्वल टू K2 प्लस 2HD1G/H2। सो यहाँ पर आप लोगों को ये दिया है वेयर K1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, K2 वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ गैस ओवर द लिक्विड, D1 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर इसके बाद नंबर सेकंड टॉपिक है गाउस मेथड, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल बैलेंस, इसको हमने लटका रखा है, ठीक है, और इसी पर हमने एक सैंपल लटका रखा है। कोई भी हमने यहाँ पर ये बोतल टाइप की लटका रखी है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है। गाउस मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है। ये सॉलिड्स और लिक्विड को पहचानने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेट ऑफ सैंपल इन ऑन एंड ऑफ कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Since paramagnetic substance is attracted by magnetic field, so its weight increase when magnetic field is switched on. When a diamagnetic substance is repeated by magnetic field, so its weight decrease when magnetic field is switched on. Magnetic susceptibility of a sample is determined formula. यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है Chi1 D1 is equal to K1 is equal to K2 plus 2WA इंटू H स्क्वायर, वेयर Chi1 हुआ ग्राम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ सैंपल, D1 हुआ डेंसिटी ऑफ सैंपल, K1 हुआ वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ सैंपल, W है यहाँ पर चेंज इन वेट ऑफ सैंपल इन मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल ट्यूब, H है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, K2 है वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ एयर। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म फेरोमैग्नेटाइजेशन एंड एंटी फेरोमैग्नेटाइजेशन। सो इसका सॉल्यूशन है फेरोमैग्नेटाइजेशन। सम सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो शो मैग्नेटिक बिहेवियर आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक and this magnetic behavior is called ferromagnetisation. These substances are used to make परमानेंट मैग्नेट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादातर अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंड ऑल्सो शो मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी प्रेजेंट करते हैं आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तब भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। इसको ही हम बोलते हैं दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इनको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, और जो ये बिहेव करते हैं, जैसे ये बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, उसको हम फेरोमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें जो दे रखा है वो है FeCO Ni CrO2 etc, ठीक है। इन दी सब्सटेंस ईच मेटल एटोमोरियम इज हाईली पैरामैग्नेटिक एंड इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो ये शाइन दिख रहा है आपको, इसको डोमेन बोला जाता है। इन फेरोमैग्नेटाइजेशन these domains are arranged in same direction. As a result, these substances have high magnetic moment. आप लोग ये देख सकते हैं, ये है डायग्राम फेरोमैग्नेटाइजेशन का। ऑल डोमेन्स इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पर आप लोग को ये जो दिखाई दे रहे हैं साइन, ये सारे ही एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इन सब की जो डायरेक्शन है वो सेम है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है,
सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको डोमेन बोला जाता है। इसके बाद है हमारा सेकंड टॉपिक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। सम सब्सटेंस आर स्ट्रांगली रिपीटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक and the behavior is called antiferromagnetism. In antiferromagnetism, domains have anti-parallel orientation in ground state, so they cancel magnetic moments of each other and net magnetic moment is zero. So इसका एग्जाम्पल है फेरिक कार्बाइड FeC2.MnO2. सो ये डायग्राम है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। डोमेन्स विद एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है, कोई भी इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। फिर इसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये है सॉल्यूशन, डिफरेंट सब्सटेंस सो डिफरेंट बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस क्या करते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स को प्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर में। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डाईमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नंबर सेकंड है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्यूरी लॉ, ठीक है, क्यूरी लॉ होता है काई इज इक्वल टू C/T, वेयर C इज इक्वल टू होता है क्यूरी कॉन्स्टेंट और T इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यूरी एंड वाइजेस प्रपोज्ड मोर करेक्ट इक्वेशन विच इज गिवन एज काई इज इक्वल टू C/T माइनस थीटा, जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होता है वाइजेस कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड क्यूरी वाइजेस लॉ। नंबर थर्ड पॉइंट है, द फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट अप टू अ डेफिनेट टेम्परेचर विच इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट, इसको TC बोला जाता है। इट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यूरी पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। नंबर फोर्थ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिज्म ऑल्सो एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड नील टेम्परेचर और नील पॉइंट। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन नील पॉइंट देन antiferromagnetic substance behaves like paramagnetic substance above the nil point, antiparallel orientation of domains becomes completely destroyed. So students, आप लोगों की यूनिट थर्ड यहाँ पर आज कंप्लीट हो चुकी है, बस यहीं तक इसके नोट्स थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।